तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, आज का हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक है महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व। जो यानी कि पावर थी ना, जो वर्ल्ड में जो सुपर पावर जो उभर के आ रही थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो जो छोटे छोटे देशों के साथ वो गठबंधन करती थी, मैंने बताया ना, अपने खेमे में मिलाती थी। तो जो छोटे देश थे, उन देशों का क्या इंपोर्टेंस था इनके लिए ना, भाई छोटे देशों के साथ क्यों गठबंधन करती थी। छोटा देश तो छोटा है, उसके पास तो ज्यादा संसाधन भी नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सारे देशों के पास, फिर भी वो उनके साथ गठबंधन करती थी। तो वो छोटे देशों के साथ गठबंधन करने का क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है, इस बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैंने ये 4-5 कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, इसके अंतर्गत इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, नंबर 1, महत्वपूर्ण संसाधन। जो छोटे छोटे देश हैं, देखो उसमें आपको तेल मिल जाएगा, तेल के भंडार मिल जाएंगे, वहां खनिज भी मिल सकता है। ठीक है भाई, सब कुछ अमेरिका में हो ये तो संभव नहीं है। ठीक, और जो खनिज है, तेल है, तो ये इस तरह के जो संसाधन है वो छोटे छोटे देशों में उसको प्राप्त हो सकते थे। इसलिए भी वो क्या करती थी, इन छोटे देशों के साथ क्या करती थी, गठबंधन करती थी। ये महत्व था उनके लिए ना। दूसरा मैंने लिखा है भू क्षेत्र। अब छोटे देशों के साथ मतलब किसी देश को अपने खेमे में मिला लिया, तो अपने में मिलाने का मतलब है उसका एरिया भी तो मिलेगा, उसका क्षेत्र मिल जाएगा। अब उसके क्षेत्र में वो क्या कर सकती है, अपने हथियार रख सकती है। ठीक है, हथियारों का जखीरा रख सकता है, उसकी भूमिका वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भू क्षेत्र भी उसको प्राप्त हो जाएगा एक प्रकार से। और वहां से फिर वो अमेरिका सोवियत संघ पर नजर रखेगा, सोवियत संघ अमेरिका पर नजर रखेगा, वहां से हथियार भी चला सकते हैं। जैसे मैंने क्यूबा बताया था ना, क्यूबा, क्यूबा देखो सोवियत संघ का फ्रेंड था, तो क्यूबा में उसने मिसाइल रख दी थी ना, वहां से अमेरिका जद में आ गया था। तो इसलिए भी ये आपस में क्या करते थे, डायरेक्ट अमेरिका से अगर वो यहाँ मिसाइल चलाता है या सोवियत संघ से अमेरिका में मिसाइल चलाता है, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें जो मिसाइल है उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, उसका रेंज इफेक्टिव होगा उससे, ठीक है, मतलब प्रभावित होगा। तो नजदीक अगर उसके क्षेत्र में चले जाएंगे तो उसका भू क्षेत्र उसका यूज करने के लिए मिल जाएगा। तीसरा मैंने लिखा है सैनिक ठिकाने। देखो, अलग अलग जो हमारे देशों को, इन छोटे छोटे देशों को हमने इसमें मिलाया है, तो वहां पर वो क्या अपने सैनिक ठिकाने भी क्या कर सकते हैं, सैनिक ठिकाने भी बना सकते हैं, सैनिक अड्डे बना सकते हैं। ठीक, वहां से फिर वो दूसरी जो महाशक्ति पर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे ना, अमेरिका सोवियत संघ और सोवियत संघ अमेरिका को टारगेट करेगा, तो अपने सैनिक ठिकाने वो बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए रखती हैं। जैसे आजकल यूक्रेन यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन अगर नाटो में चले जाता है तो एक प्रकार से अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक ठिकाने बना सकता है, अपने हथियार रख सकता है। ठीक है, तो वहां यूक्रेन तो एकदम बॉर्डर से लगा है, तो यूक्रेन से फिर सोवियत संघ पर या ये रशिया पर, आजकल तो रशिया कहेंगे उसको, सोवियत संघ तो टूट गया, तो रशिया पर अटैक करना अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा ना। तो अपने सैनिक ठिकाने बनाने में आसानी होती थी इन देशों को, समझ गए। आर्थिक मदद, देखो बहुत सारे देश ऐसे होते थे जिनकी वित्तीय हालत काफी ठीक ठाक होती थी, तो वहां पर जो उन्होंने अपने सैनिक ठिकाने बना रखे हैं, जो सैन्य अड्डे बना रखे हैं, तो उसके लिए और अन्य चीजों के लिए ये लोग वित्तीय मदद भी कर सकने में सक्षम हो सकते थे, बहुत सारे देश ना। तो आर्थिक मदद भी मिलती थी इन महाशक्तियों को, इसलिए भी क्या करते थे, छोटे देशों के साथ संबंध रखते थे, उनके साथ गठबंधन करते थे, ये महत्व था उनके लिए। दूसरा, विचारधारा। अब मैंने कहा महाशक्तियां दो विचारधाराओं में बटी थी। ठीक, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का था। अब क्या होगा, जिस जिस क्षेत्र में ये क्या करेंगे, जिस जिस क्षेत्र को अपने में मिला लेंगे, तो विचारधारा के तौर पर उस क्षेत्र को अपने में मिलाने में सफल रहेंगे ये। ठीक, मैंने माना किसी देश को अपने में मिला दिया या वो अपने खेमे में मिला, तो मेरे ही विचारों से तो प्रभावित होगा ना वो। अगर कोई भी देश अमेरिकी खेमे में चला गया तो वो भैया पूंजीवाद की तरफ को जाएगा, अगर सोवियत संघ के खेमे में चला गया तो वो साम्यवाद से प्रभावित होगा। और दुनिया में ये भी बताने में सक्षम रहेंगे ये कि इनके खेमे में जितने ज्यादा देश होंगे तो
भाई हमारी विचारधारा ज़्यादा बेहतर है, अमेरिका कहेगा हमारा जो लिबरल डेमोक्रेसी है, जो उदार लोकतंत्र है और पूंजीवादी व्यवस्था है वो अच्छी है, और इसके खेमे में जो जाएंगे ये उन देशों को ये बताने में सक्षम रहेगा कि हमारी विचारधारा ज़्यादा अच्छी है, साम्यवाद और समाजवाद की विचारधारा ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर हम समानता और इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इतना समझ में आया। तो जो छोटे देशों के साथ जो वो गठबंधन करती थी, तो इसीलिए ये कुछ महत्व थे, कुछ मैंने इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक, इतने पॉइंट समझ गए तुम लोग। इससे एक क्वेश्चन भी आता है, भाई जो 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 सुपर पावर थी तो क्या इंपोर्टेंस था छोटे देशों की को अपने मिलाने का, तो ये इंपोर्टेंस था। ये 5 हेडिंग लिख दो, इसमें थोड़ा सा लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब हम अगले हेडिंग पे जाते हैं। दूसरी हेडिंग देख लो, शीत युद्ध के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोल्ड वार है। टेबल यहां से ले जाओ, इसको साइड कर दो। अब है शीत युद्ध के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोल्ड वार इसको बोलेंगे। अब देखो शीत युद्ध से क्या क्या हुआ। ठीक है, शीत युद्ध से क्या क्या हुआ। देखो शीत युद्ध से नंबर 1 कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, ठीक, इसे आपके समझने के लिए। शीत युद्ध तो 2 महाशक्तियों में था, एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी गुट, एक तरफ सोवियत संघ साम्यवादी गुट। ठीक है, दोनों के अपने सैन्य संगठन भी बने हुए थे। नंबर 1 गुट निरपेक्ष देशों का जन्म, कल मैं आपको बता रहा था तीसरी दुनिया के देश। ठीक, पहली दुनिया पूंजीवादी दुनिया के देश, दूसरी दुनिया साम्यवादी विचारधारा के देश, और तीसरी दुनिया जो दोनों ही खेमों में नहीं थे, इन खेमों से उन्होंने दूरी बना के रखी थी, उनको बोलते हैं गुट निरपेक्ष देश। तो इसी दौरान इसी शीत युद्ध का एक परिणाम यह हुआ कि गुट निरपेक्ष देशों का जन्म हुआ। NAM अंग्रेजी बोलेंगे, अभी मैं अगला लेक्चर इसमें पढ़ाऊंगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो भारत भी यही था। इंडिया कहां था? इंडिया भी गुट निरपेक्षता में ही था। ठीक है, दोनों ही जो ब्लॉक्स थे, दोनों ही जो खेमे थे, उनसे दूरियां बना करके रखी थी। दूसरा है अनेक खूनी लड़ाइयों के बावजूद तृतीय विश्व युद्ध का टल जाना। बहुत सारी जगह पर छिटपुट घटनाएं हुई, छिटपुट हिंसाएं हुई। ठीक है, वियतनाम, अफगानिस्तान, कोरिया, कुछ ऐसे क्षेत्रों में अगर आप देखोगे यहां हिंसक झड़पें हुई हैं, खून खराबा हुआ है, लेकिन महाशक्तियां डायरेक्ट ऐसे बड़े स्तर पर टकराई नहीं। तो क्या हो गया? शीत युद्ध क्या हो गया? ये जो तृतीय विश्व युद्ध होना था, 2 तो हो चुके थे भैया, तीसरा विश्व युद्ध होने से क्या हो गया? टल गया, बच गया। शीत युद्ध का यही तो फायदा हुआ, बड़े युद्ध में नहीं बदल पाया ना। देखो अनेक सैन्य संगठन संधियां, ये मैंने बताई बहुत। क्या बना? देखो नाटो बना ना, ये सब सैन्य संगठन थे। सीटो बना है, सेंटो बना, SENTO, ये वार्सा पैक्ट बना, ये कल पढ़ाया था ना वार्सा पैक्ट। देखो बहुत सारे के अपने सैन्य संधियां भी बनी। ठीक है, नाटो तो बिल्कुल चल रहा है, ये बाकी लगभग ये बाकी खत्म हो गए। परमाणु हथियार और हथियारों की होड़, देखो परमाणु, दोनों ही महाशक्तियों उस दौरान क्या भय तो था ना, एक दूसरे से मतलब लड़ाई हो सकती है, खतरा बना है, आशंका बनी है। तो इसमें क्या हुआ? दोनों ने अपने परमाणु जखीरों को बढ़ाया, होड़ लगी, दोनों ने अपने हथियारों को बढ़ाया, नए नए हथियार, नई नई टेक्नोलॉजी। ठीक है, हथियारों की मतलब के क्षेत्र में काफी होड़, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ बन गई। तीसरा है 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। इस शीत युद्ध ने 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को जन्म दिया। एक ध्रुव अमेरिका के नेतृत्व में, दूसरा ध्रुव सोवियत संघ के नेतृत्व में। 2 ध्रुव बने ना, एक अमेरिका और दूसरा USSR। तो भैया ये 2 ध्रुव थे, एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी। ये शीत युद्ध के कारण ही तो ये सब कुछ हुआ। ठीक, कुछ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है इनमें आप लिख सकते हो। तीसरा, इन शॉर्ट थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूं। शीत युद्ध के दायरे, एरिनास ऑफ द कोल्ड वार, इसका मतलब क्या है समझो पहले। इसका मतलब यह है शीत युद्ध के दायरे, हमने उन क्षेत्रों को चिन्हित करना है जहां पर कुछ खूनी लड़ाइयां और हिंसक झड़पें हुई थी। शीत युद्ध में जनरली हमने ये तो कहा कि बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए हमने शीत युद्ध को कहा है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे, ठीक, कुछ क्षेत्र ऐसे थे,
कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर हिंसक झड़पें हुई, खूनी लड़ाइयां हुई, छोटे स्तर पर हुई। तो वही शीत युद्ध के दायरे में हमने समझना है कि ऐसे क्षेत्र कौन कौन से थे, एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार, वो ठीक है। तो ये समझना है। देखो, कोरिया है, वियतनाम और अफगानिस्तान, अगर इन 3 देशों को देखें तो यहां बहुत ज्यादा व्यापक जनहानियां हुई हैं। ठीक, जनहानि धनहानि यहां हुई है। तो हालांकि इतनी खूनी लड़ाइयां होने के बावजूद ये बड़े लेवल पर युद्ध नहीं हुआ। इन क्षेत्रों में महाशक्तियां आमने सामने हुई। जैसे मैंने कल क्यूबा मिसाइल संकट बनाया था ना, क्यूबा मिसाइल संकट में भी क्या हुआ, दोनों महाशक्तियां आमने सामने हुई। ऐसा लगा अब युद्ध हो करके रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, टल गया। अवरोध का सिद्धांत मैंने तुमको बताया है। तो इसमें देखो, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर व्यापक जनहानियां हुई हैं। महाशक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आई हैं, लेकिन बड़ा युद्ध होने से टला है। ऐसे ही जरिए कोरिया है, कोरिया वार है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, समझते हो ना। बर्लिन 58 से 62 तक, और कांगो का जो मामला है 60 के दशक की शुरुआत में। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर क्या हुई है, हिंसक झड़पें हुई हैं। तो इसी युद्ध के दायरे यही हैं कि हमने कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना है जहां पर हिंसक झड़पें हुई, खूनी लड़ाइयां हुई, बावजूद इसके वो बड़े युद्ध में तब्दील नहीं हो पाया। तो एरिनाज ऑफ द कोल्ड वार यही हैं। अब इनकी कहानियां फिर मैं कभी बताऊंगा, ठीक है। वियतनाम में कुछ बता रहा था। वियतनाम देखो, अमेरिका ने वियतनाम पर बहुत सारी बम गिराए, इसको मतलब परास्त करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वियतनाम ने भी इसको नाक में दम करके रखा था ना। तो ऐसी कुछ कोरिया वार है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और अफगानिस्तान वाला मामला है, ठीक है। तो इसके बारे में हम फिर डिटेल करेंगे। सोवियत संघ का हस्तक्षेप अफगानिस्तान में हुआ, ठीक। कोरिया भी जानते हो, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में 2 भागों में बटा हुआ है ना। तो ये है शीत युद्ध के दायरे। जर्मनी, देखो जर्मनी में भी हुआ था, मैंने बताया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया। बर्लिन की दीवार बनाई 1961 में बनी वो दीवार, ठीक। तो उसके बाद फिर जर्मनी का एकीकरण भी हो गया 1989 में। वहीं के लोगों ने उस दीवार को गिरा दिया और जर्मनी क्या बन गई, एक बन गई, एकीकरण हो गया, ठीक है। अलग होने के बाद जर्मनी एक हो गया, समझ रहे हो। लेकिन उत्तरी कोरिया नॉर्थ कोरिया एक नहीं हुआ। मामला बड़ा खतरनाक है। उत्तर कोरिया में किम जोंग है ना। अब किम जोंग को आप जानते हो। और देखो, बहुत सारे देश अलग होकर के एक हुए, एकीकरण हुआ है। भारत भी अलग हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग हुए। क्या भारत और पाकिस्तान का भी एकीकरण हो सकता है? ठीक, ये तो बहस का मुद्दा है, ठीक। इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन जर्मनी एक हुआ है, जर्मनी का एकीकरण हुआ है। तो बाकी अगले टॉपिक हम गुट निरपेक्ष आंदोलन पर आएंगे। इसको आप लोग लिख लो, ठीक। ठीक है।